हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए एकदम ब्रह्मास्त्र वाली क्लास है। अगर आप दोस्तों एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल या यूपी पुलिस कांस्टेबल कोई सा भी एक दिवसीय एग्जाम देने वाले हों तो आप सभी के लिए क्लास ब्रह्मास्त्र वाली क्लास साबित होगी। सारे सवालों को आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार किया गया है। सारे सवालों को आप अपनी कॉपी के अंदर वन लाइनर नोट्स के रूप में नोट करते चलें। 100% दोस्तों आपके माँ बाप के सपने को पूरा करने वाली क्लास साबित होगी। सारे सवाल आपकी परीक्षा में यहीं से देखने को आपको मिलेंगे। आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का डिस्कशन, आज की क्लास। हमारा पहला सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के नए महानिदेशक कौन बने हैं। कैंपबेल को बनाया गया है, गिलबर्ट को बनाया गया है, सतीश पाई को बनाया गया है कि विनीत कुमार को बनाया गया है। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इसके नए महानिदेशक किसको नियुक्त किया गया है तो आपको नोट करके रखना है, ये गिलबर्ट को बनाया गया है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। आइए दोस्तों ऑप्शन को लेकर थोड़ी बातें करते हैं, आपको बताते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बारे में। दोस्तों ILO यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जिनेवा के अंदर। कहाँ पर? जिनेवा। इसको आप नोट करें, कई बार दोस्तों मैंने आपको ये सवाल नोट भी कराया है। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन में देखा रखा है कैंपबेल। ये दोस्तों किसके हेड है? एयर इंडिया के। किसके हैं? एयर इंडिया। अगर आपसे कहा जाए कि एयर इंडिया, इसके हेड कौन है? कैंपबेल। और इसकी स्थापना दोस्तों कब हुई थी? 1932 में एयर इंडिया की स्थापना हुई थी। इसको भी आप ध्यान में रखें। दोस्तों सतीश पाई, ये किसके? एल्यूमिनियम के हैं। एल्यूमिनियम संस्थान के दोस्तों हेड कौन है? ये सतीश पाई हैं। इनको भी आप नोट करके रखें। विनीत कुमार, ये दोस्तों कौन है? केवीआईसी यानी कि दोस्तों खादी ग्रामोद्योग आयोग, इसके हेड कौन है? विनीत कुमार हैं। दोस्तों इसी के द्वारा नॉलेज पोर्टल भी लॉन्च किया गया था, इसको भी आप नोट करके रखें। अगर आपसे प्रश्न में पूछा जाए कि नॉलेज पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है तो आप कहेंगे विनीत कुमार यानी कि केवीआईसी के द्वारा। इसको आप नोट करके रखें। उम्मीद करता हूं आपने सारे सवालों को अच्छे से सुना होगा, अच्छे से नोट कर लिया होगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि भारत का पहला सौर पवन हाइब्रिड ऊर्जा उत्पादन संयंत्र, इसकी स्थापना कहां पर हुई है? पंचगनी में हुई है, इंदौर में हुई है, जैसलमेर में हुई है कि नाथद्वारा में हुई है? क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। बहुत ही लल्लन टॉप सवाल है आपकी परीक्षा को लेकर। भारत का पहला सौर पवन हाइब्रिड ऊर्जा उत्पादन संयंत्र, इसकी स्थापना कहां पर हुई है तो आपको नोट करके रखना है। ये दोस्तों जैसलमेर के अंदर हुई है। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। और जैसलमेर कहां पर स्थित है? राजस्थान में। कहां पर है? राजस्थान। जैसलमेर दोस्तों राजस्थान में स्थित है, इसको भी आप ध्यान में रखें। आइए दोस्तों ऑप्शंस को लेकर थोड़ी बातें करते हैं। अगर दोस्तों आपसे प्रश्न में कहा जाए 1 लाख से अधिक आबादी वाला सबसे स्वच्छ शहर, 1 लाख से अधिक आबादी वाला सबसे स्वच्छ शहर, तो दोस्तों आपका जवाब क्या हो जाएगा? तो आपका जवाब हो जाएगा इंदौर। अगर आपसे कहा जाए 1 लाख से कम, ये दोनों सवाल आप याद रखिएगा। 1 लाख से कम आबादी वाला सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो पंचगनी, महाराष्ट्र। दोस्तों 1 लाख से अधिक आबादी में कौन है? इंदौर। 1 लाख से कम आबादी में कौन है? पंचगनी, महाराष्ट्र। अब दोस्तों नाथद्वारा, यहाँ पर दोस्तों आपको याद होगा मैंने आपको बताया था विश्वास स्वरूपम। ये दोस्तों यहाँ पर ये किसकी प्रतिमा है? भगवान शिव जी की प्रतिमा है। इसका अनावरण दोस्तों कहाँ पर किया गया है? ये नाथद्वारा राजसमंद, राजस्थान में किया गया है। इसको भी आप ध्यान में रखें। और दोस्तों 5G सेवा का शुभारंभ भी दोस्तों कहाँ से हुआ है? ये नाथद्वारा से हुआ है। इसको भी आपको नोट करके रखना है। उम्मीद करता हूँ आपने सारे प्रश्नों को यहाँ से नोट कर लिया होगा। अब आप कमेंट करके बताएं कि 5G सेवा का शुभारंभ अपने भारत देश में किस तारीख से हुआ है। इसका जवाब आपको कमेंट में छाप कर बताना है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला प्रश्न कहता है कि भारत का पहला कार्बन फाइबर प्लांट कहां पर स्थापित होगा? इंदौर में होगा, बुरहानपुर में होगा, नाथद्वारा में होगा कि हजीरा में होगा? क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। भारत का पहला कार्बन फाइबर प्लांट, इसकी स्थापना दोस्तों कहां पर होगी तो आपको ध्यान में रखना है। ये दोस्तों हजीरा में होने वाला है। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। हजीरा दोस्तों कहां पर स्थित है? गुजरात का एक शहर है हजीरा, यहाँ पर गुजरात यानी कि
गुजरात में दोस्तों क्या है, हजीरा, यहाँ पर क्या होगा, भारत का पहला कार्बन फाइबर प्लांट स्थापित होगा। दोस्तों आप सब जानते हैं कि पहली पहली बार जो चीज़ होती है कितनी महत्वपूर्ण होती है, इसीलिए दोस्तों इस सवाल को आप इंपॉर्टेंट में याद रखेंगे। आइए दोस्तों ऑप्शंस को लेकर थोड़ी बातें करते हैं। बुरहानपुर, ये दोस्तों आपकी परीक्षा वाला सवाल है, ये कहाँ पर स्थित है, मध्य प्रदेश में यह स्थान स्थित है। अगर आपसे कहा जाए कि भारत का फर्स्ट हर घर जल वाला प्रमाणन जिला, अगर आपसे कहा जाए भारत का पहला हर घर जल वाला प्रमाणन जिला कौन सा है, बुरहानपुर मध्य प्रदेश है, इसको भी आप ध्यान में रखें। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला प्रश्न कहता है कि छऊ और पाइका नृत्य किस राज्य से संबंधित हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। असम से संबंधित है या जम्मू कश्मीर से संबंधित हैं, उड़ीसा से संबंधित हैं या कि मेघालय से संबंधित हैं। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। छऊ और पाइका नृत्य का संबंध किस राज्य से है, तो आपको नोट करके रखना है, ये दोस्तों संबंधित है उड़ीसा से। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट जवाब होगा। इसके ऊपर आप स्टार लगाकर इसको नोट करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। आइए दोस्तों ऑप्शंस को लेकर बातें करते हैं। असम के लिए क्या महत्वपूर्ण है, सत्रिया। अगर आपसे कहा जाए कि सत्रिया कहाँ का क्लासिकल डांस है, ये असम का है, इसको भी आप नोट करके रखें। दोस्तों मेघालय, यहाँ से आप 2 से 3 चीज़ें याद रखेंगे। नंबर 1, अगर आपसे कहा जाए लिविंग रूट ब्रिज, जिसको दोस्तों विश्व धरोहर में शामिल करने की मांग की जा रही है, ये कहाँ पर स्थित है, ये मेघालय में स्थित है। और दोस्तों मेघालय की राजधानी शिलांग, कहाँ पर दोस्तों, मेघालय की राजधानी क्या है, शिलांग। यहाँ पर एक फेस्टिवल मनाया जाता है, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल। ये कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, ये दोस्तों मेघालय की राजधानी शिलांग में किया जाता है। इसको भी आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने यहाँ से सारे सवालों को नोट कर लिया होगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि सिटमैक्स युद्धाभ्यास में कौन सा देश शामिल नहीं है। ये सवाल बहुत ही छुपा रुस्तम सवाल है। सिंगापुर शामिल नहीं है, इंडिया शामिल नहीं है, श्रीलंका शामिल नहीं है कि थाईलैंड शामिल नहीं है। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। सिटमैक्स युद्धाभ्यास में दोस्तों कौन सा देश शामिल नहीं है, तो आपको ध्यान में रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। इसके अंदर दोस्तों ये श्रीलंका ये शामिल नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट जवाब होगा। सिंगापुर, इंडिया और थाईलैंड ये सब के सब शामिल होते हैं, लेकिन ये सिंगापुर ये दोस्तों शामिल नहीं है, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, सिंगापुर। ऐसे दोस्तों सिंगापुर, आई से इंडिया, टी से थाईलैंड, इसको आप नोट करके रखें। अगर दोस्तों यहीं से आपसे कह दिया था सिलीनैक्स युद्धाभ्यास किसके बीच में होता है, भारत और श्रीलंका के बीच में, इसको आप नोट करके रखें। दोस्तों अब आप कमेंट करके बताएं कि बोंगो सागर दोस्तों ये युद्धाभ्यास भारत और किस देश के बीच में होता है, इसका जवाब आपको कमेंट कर कर बताना है। अति महत्वपूर्ण सवाल है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला प्रश्न कहता है कि वित्तीय वार्षिक विवरण का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। लगाइएगा स्टार, आपकी परीक्षा वाला सवाल। 108 में है, अनुच्छेद 110 में है, अनुच्छेद 112 में है, अनुच्छेद 214 में है। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। दोस्तों वार्षिक वित्तीय विवरण इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो आपको ध्यान में रखना है। ये दोस्तों हमसे बजट का उल्लेख पूछ रहा है, यानी कि 112 अनुच्छेद 112 में दोस्तों बजट, क्या दोस्तों बजट, इसी को कहते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण है। इसका उल्लेख इसमें अनुच्छेद 112 के अंदर है, बजट का उल्लेख। अब दोस्तों बजट जब नाम आया है तो इससे संबंधित कुछ चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। बजट दोस्तों इसके अगर आपसे कहा जाए इसमें कितने मल्टी लॉजिस्टिक पार्क की बात की गई है, 4 मल्टी लॉजिस्टिक, अगर आपसे कहा जाए मल्टी लॉजिस्टिक पार्क, 4 मल्टी लॉजिस्टिक पार्क की बात की गई है। 400 वंदे भारत ट्रेनें चलाई जाएंगी इस बजट के अंदर। पहली बार डिजिटल बजट पेश किया गया था निर्मला सीतारमन जी के द्वारा, इसीलिए दोस्तों इसको याद कर रखे हैं। आपकी परीक्षा में बजट से सवाल बनने की प्रबल संभावना रहेगी। दोस्तों 108 ये किससे संबंधित है, ये ज्वाइंट सिटिंग से संबंधित है, संयुक्त बैठक से संबंधित है, संयुक्त बैठक से
संबंधित है? अब दोस्तों आप कमेंट करके बताएं ये अनुच्छेद 110 इसका संबंध किससे है? जल्दी से कमेंट कर कर बताएंगे आप। अनुच्छेद 214 ये दोस्तों हाई कोर्ट से संबंधित है, इसको आप नोट करके रखें। हाई कोर्ट का संबंध किससे है? अनुच्छेद 214। अगर आपसे कहा जाए हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है तो ये दोस्तों कौन सा होगा? अनुच्छेद 215। अनुच्छेद 215 इसका संबंध दोस्तों किससे है? तो आप कहेंगे कि हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। उम्मीद करता हूँ यहाँ से सारे सवाल आपको समझ में आए होंगे, सारे सवाल आपने नोट कर लिए होंगे। दोस्तों अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो जल्दी से क्लास को लाइक कर दें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, क्योंकि दोस्तों आने वाली सारी वीडियोज़ के अपडेट आप तक आसानी से पहुँचते रहें। आइए दोस्तों बात करते हैं अपने अगले सवाल की ओर। टिस्को दोस्तों टाटा स्टील एंड आयरन कंपनी, अति महत्वपूर्ण सवाल, के उद्योग के लिए जल किस नदी से आता है? कावेरी नदी से, खारकोई नदी से, या स्वर्णरेखा नदी से, या सीओडी दोनों? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। यह सवाल भी दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से दोस्तों आपसे इसकी स्थापना आपसे पूछी जा सकती है, और नदी की जल किस नदी से आता है या कोयला कहाँ से आता है, ये सब चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। दोस्तों टिस्को इस उद्योग के लिए जल किस नदी से आता है? तो आपको नोट करके रखना है, ये खारकोई नदी और स्वर्णरेखा नदी, इन दोनों नदियों से आता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट जवाब होगा। इसके ऊपर आप स्टार लगाकर इसको नोट करेंगे। टिस्को इसकी स्थापना दोस्तों कब हुई थी? 1907 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पर? साकची स्थान है, साकची झारखंड, साकची झारखंड, इसको आप झारखंड इसको नोट करके रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। और झारखंड में दोस्तों क्या है? बोकारो स्टील प्लांट, बोकारो, बोकारो कहाँ पर स्थित? झारखंड में। अब दोस्तों बोकारो नाम आया, ये दोस्तों कौन सी पंचवर्षीय योजना से संबंधित है? थर्ड 5 ईयर प्लान से संबंधित है बोकारो। इसको आप नोट कर लें, कई बार परीक्षाओं में रिपीट हुआ सवाल है। टिस्को की स्थापना कब हुई है? 1907 में। कहाँ पर? साकची झारखंड, झारखंड में दोस्तों क्या है? बोकारो। और दोस्तों बोकारो की स्थापना कौन से 5 ईयर प्लान से हुई है? तीसरे 5 ईयर प्लान से हुई है। और टिस्को में दोस्तों पानी कहाँ से आता है? खारकोई नदी से और स्वर्णरेखा नदी से। अब आप दोस्तों कमेंट करके बताएंगे कि इसके उपयोग के लिए कोयला कहाँ से प्राप्त किया जाता है, यानी कि कौन सी खान से कोयला प्राप्त किया जाता है? इसका जवाब आपको कमेंट में छाप कर बताना है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि थुंडी और कदमत समुद्री तट कहाँ पर स्थित हैं? अंडमान निकोबार में स्थित हैं, लक्षद्वीप में स्थित हैं, उड़ीसा में स्थित हैं, या तमिलनाडु में स्थित हैं? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। दोस्तों थुंडी और कदमत समुद्र तट कहाँ पर स्थित हैं? तो आपको ध्यान में रखना है, ये दोस्तों लक्षद्वीप में स्थित हैं। ये सवाल मैंने क्यों लिया है दोस्तों आपको बता दें, थुंडी और कदमत इन दोनों समुद्र तटों को अभी हाल ही में ब्लू फ्लैग प्रमाणन की सूची में डाला गया है। कौन से दोस्तों? ब्लू फ्लैग। अगर आपसे कहा जाए ब्लू फ्लैग प्रमाणन, ब्लू फ्लैग प्रमाणन सूची में दोस्तों इनको डाला गया, किसको? थुंडी और कदमत को। इसको आप नोट करके रखें, आपकी परीक्षा में ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। दोस्तों ब्लू फ्लैग प्रमाणन वर्तमान समय में कितने द्वीप ब्लू फ्लैग प्रमाणन है दोस्तों? तो आपको नोट करके रखना है, कुल 12 हैं। पहले क्रम का कौन सा था? उड़ीसा में दोस्तों एक है गोल्डन टेम्पल, उड़ीसा में दोस्तों एक गोल्डन टेम्पल करके कोई जगह एक है, उसको दोस्तों पहली बार गोल्डन टेम्पल ब्रिज, इसको दोस्तों ब्लू फ्लैग प्रमाणन में इसको डाला, गोल्डन टेम्पल बीच, इसको दोस्तों ब्लू फ्लैग प्रमाणन में डाला गया था। किसको? गोल्डन टेम्पल को। इसको आप नोट करके रखेंगे। और वर्तमान में किसको डाला गया? थुंडी और कदमत को। कहाँ पर स्थित है? लक्षद्वीप। दोस्तों लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कवरत्ती। क्या है दोस्तों? कवरत्ती। परीक्षा में पूछा गया सवाल है, यूपी SSC पैट की परीक्षा में। कवरत्ती किसकी राजधानी है? लक्षद्वीप की। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने नोट कर लिया होगा। दोस्तों यहाँ पर देखे रखा हुआ है अंडमान और निकोबार, इसको दोस्तों कौन अलग करता है? ये 10 डिग्री चैनल इसको अलग करता है, इसको भी आप थोड़ा ध्यान में रखें। अब आप दोस्तों कमेंट करके बताएं, T+2 अवार्ड तमिलनाडु के किस टाइगर रिजर्व को दिया गया है? इसका जवाब आपको कमेंट में छाप कर बताना है, कई बार इसको नोट कराया है मैंने आपको। जल्दी से बताइएगा क्या होगा आपका सही जवाब। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला प्रश्न कहता है कि ईरानी कप 2022 का विजेता कौन रहा है? खेल विशेषांक का बहुत ही लल्लन टॉप सवाल है। सर्विसेज स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड रहा है, या शेष भारत रहा है, कि सौराष्ट्र रहा है, कि हिमाचल प्रदेश बना है? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। दोस्तों ईरानी कप 2022 का विजेता कौन बना है? तो आपको नोट करके रखना है, ये शेष भारत बना है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। लेकिन किसको हराकर बना? ये सौराष्ट्र, यानी कि ये उप विजेता कौन है? सौराष्ट्र।
उपविजेता, दोस्तों उपविजेता कौन है? सौराष्ट्र। जीता कौन है? शेष भारत है। इसको आप थोड़ा ध्यान में रखें। दोस्तों यहाँ पर दे रखा है सर्विसेज कंट्रोल बोर्ड। ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपसे कहा जाए दोस्तों जो राष्ट्रीय खेल हुए थे, राष्ट्रीय खेल 36वें राष्ट्रीय खेल कौन से दोस्तों? ये 36वें राष्ट्रीय खेल हुए थे कहाँ पर? गुजरात में। गुजरात में दोस्तों 36वें राष्ट्रीय खेल हुए थे। उसका जो दोस्तों पहले नंबर पर कौन सी टीम आई थी? सर्विसेज कंट्रोल बोर्ड। इसको आप ध्यान में रखेंगे। नंबर 1 पे दोस्तों कौन जीता था? सर्विसेज कंट्रोल स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड। इस चीज़ को आप थोड़ा ध्यान में रखें, अति महत्वपूर्ण है। और दोस्तों 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ पर होने वाला है? ये गोवा में होगा। आप सबको मैंने कई बार नोट भी कराया है, इसको आप नोट करके रखें। आइए दोस्तों बात करते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि नागालैंड को अलग से राज्य कब बनाया गया? 36वें संविधान संशोधन के द्वारा जो कि 1975 में हुआ है, 13वें संविधान संशोधन के द्वारा जो कि 1962 में हुआ है, 56वें संविधान संशोधन के द्वारा जो कि 1987 में हुआ है, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जो कि 1992 में हुआ है। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। नागालैंड को अलग से राज्य का दर्जा कब दिया गया था? तो आपको नोट करके रखना है, ये 13वें संविधान संशोधन के द्वारा जो कि 1962 में हुआ था। इसको आप ध्यान में रखें। यह सवाल कई बार परीक्षा में रिपीट हुआ सवाल है। आइए दोस्तों ऑप्शंस को लेकर थोड़ी बातें करते हैं। मैंने दोस्तों संविधान संशोधन के साथ इसकी डेटें भी यहाँ पर लगाई हैं, इसको भी आप ध्यानपूर्वक याद रखेंगे। 36वां संविधान संशोधन इसके द्वारा क्या हुआ था? इसके द्वारा सिक्किम को अलग से राज्य का दर्जा दिया गया। किसको? सिक्किम को। अगर आपसे कहा जाए कि सिक्किम को अलग से राज्य का दर्जा कब दिया गया? 36वें संविधान संशोधन के द्वारा जो कि 1975 में हुआ था। 56वां संविधान संशोधन यानी कि गोवा। अगर आपसे कहा जाए कि गोवा को अलग से राज्य का दर्जा कब दिया गया था? 1987 का 56वां संविधान संशोधन है। दोस्तों 1961 में ऑपरेशन विजय के तहत हमने क्या किया था? गोवा को पुर्तगाल से आज़ाद कराया था। इसको आप ध्यान में रखें। कब कराया था? 1961 में। और गोवा अलग से राज्य कब बना? 1987 में। दोस्तों 73वां संविधान संशोधन कब का है? 1992 का अधिनियम है, 1993 में ये लागू हुआ था। इसको भी आप नोट करके रखें। इसीलिए 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। आप सबको अच्छी तरह से पता होगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि UNSDG एक्शन अवार्ड में चेंज मेकर का अवार्ड किसको मिला है? सृष्टि बख्शी को मिला है, एंजेला मर्केल को मिला है, रुचिरा कंबोज को मिला है, इंदरमीत गिल को मिला है। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। यह सवाल भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। UNSDG एक्शन अवार्ड में चेंज मेकर का अवार्ड किसको दिया गया है? तो आपको ध्यान में रखना है, ये दोस्तों सृष्टि बख्शी। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा, इनको दिया गया है। इसको आप नोट करके रखें। दोस्तों बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। एंजेला मर्केल, इनको दोस्तों क्या दिया गया? यूनेस्को शांति। अगर आपसे कहा जाए यूनेस्को शांति पुरस्कार, यूनेस्को शांति पुरस्कार, ये दोस्तों किसको दिया गया है? ये एंजेला मर्केल को दिया गया है। इसको आप नोट करके रखें। रुचिरा कंबोज, ये दोस्तों यूएन महासभा का प्रतिनिधि, यूएन महासभा का प्रतिनिधि किसको चुना गया? रुचिरा कंबोज को चुना गया है। इंदरमीत गिल, दोस्तों इनको विश्व बैंक का यानी कि वर्ल्ड बैंक का अर्थशास्त्री। अगर आपसे कहा जाए विश्व बैंक का अर्थशास्त्री किसको नियुक्त किया गया है? तो आप कहेंगे इंदरमीत गिल को किया गया है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। सारे सवाल ध्यान में रखें, कोई सा भी सवाल आपकी परीक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र वाला सवाल हो सकता है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल कहता है कि 2022 का 32वां बिहारी पुरस्कार किसे मिला है? ये सवाल भी मैंने कई बार आपको ध्यान में नोट कराया है। मधु कांकरिया को मिला है, माधव हाड़ा को मिला है, असगर बजाहत को मिला है, रामदरत मिश्र को मिला है। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। दोस्तों 2022 का 32वां बिहारी पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ है? तो आपको नोट करके रखना है, ये माधव हाड़ा जी को मिला है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि माधव हाड़ा। दोस्तों अगर आपसे कहा जाए 31वां, बल्कि आपसे पूछा नहीं जाएगा लेकिन ध्यान में रखना है आपको। दोस्तों 31वां बिहारी पुरस्कार किसको मिला है? मधु कांकरिया को मिला था। और 32वां किसको मिला है? माधव हाड़ा को मिला है। असगर बजाहत, यह सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है और किसी परीक्षा में पूछा गया सवाल है। इनको क्या मिला है? व्यास सम्मान, व्यास सम्मान। अगर आपसे कहा जाए 31वां व्यास सम्मान, कौन सा? 31वां
31वां व्यास सम्मान किसको मिला है? असगर वजाहत को मिला है। किस लिए मिला है? महाबली, इनका एक नाटक है उसके लिए, महाबली, ध्यान में रखिएगा दोस्तों। और आपको बता दें रामदत्त मिश्र, इनको क्या मिला? 31वां सरस्वती सम्मान, 31वां सरस्वती सम्मान। ये दोस्तों किसको मिला है? तो आप कहेंगे रामदत्त मिश्र को। किसके लिए मिला? मैं तो यहाँ हूँ, मैं तो यहाँ हूँ, इनकी एक कृति है, इसके लिए इनको दिया गया है। इन सारे सवालों को आप नोट करके रखें। अगर आपसे प्रश्न में कहा जाए कि व्यास सम्मान और सरस्वती सम्मान इसको देता कौन है, तो बिरला फाउंडेशन के द्वारा ये दोनों सम्मान दिए जाते हैं। इसको भी आप नोट करके रखें। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले और अति महत्वपूर्ण सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल कहता है कि बारडो छम नृत्य का संबंध किस राज्य से है? लगाइएगा स्टार, आपकी परीक्षा वाला सवाल। अरुणाचल प्रदेश से है, कर्नाटक से है, उड़ीसा से है कि तमिलनाडु से है? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं दोस्तों। बारडो छम नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो आपको नोट करके रखना है, इसका संबंध है अरुणाचल प्रदेश से। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। जब जब अरुणाचल प्रदेश की बात आएगी तब तब आपको 2 से 4 चीज़ें यहाँ से याद रखनी होंगी दोस्तों। बारडो छम नृत्य कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का। अगर आपसे कहें पाक्के टाइगर रिजर्व, पाक्के टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। सेला सुरंग, सेला सुरंग कहाँ पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क, मैलिंग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो आप कहेंगे अरुणाचल प्रदेश। इतनी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होंगी दोस्तों। आपको बता दें तमिलनाडु, यहाँ का दोस्तों क्लासिकल नृत्य कौन सा है? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे आप। तमिलनाडु का क्लासिकल नृत्य कौन सा है? इसका जवाब आपको कमेंट कर ही बताना है। कर्नाटक दोस्तों किससे संबंधित? यक्षगान, यक्षगान, यक्षगान का संबंध दोस्तों किससे? कर्नाटक से है। इसको आप नोट करके रखें। तमिलनाडु का दोस्तों क्लासिकल नृत्य कौन सा है? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे आप। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों ये सवाल दोबारा से रिपीट हो गया, इसको हम स्किप कर देंगे। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला सवाल कहता है कि IUCN इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है, जिनेवा में स्थित है, स्विट्जरलैंड में स्थित है कि बेल्जियम में स्थित है? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं दोस्तों। संस्थाएं और उनके दोस्तों संगठन हैं या संस्थाएं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक ना एक सवाल आपकी परीक्षा में आना तय होता है दोस्तों। IUCN सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए। जल्दी से कमेंट में छाप कर बताएं इसकी फुल फॉर्म क्या है दोस्तों। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आपको नोट करके रखना है, ये स्विट्जरलैंड में स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। स्विट्जरलैंड में भी कहां पर? ग्लैंड में। स्विट्जरलैंड का एक स्थान है ग्लैंड, यहां पर दोस्तों IUCN का मुख्यालय स्थित है। इसको भी आप ध्यान में रखें। और ये दोस्तों क्या करता है? रेड डाटा बुक। अगर आपसे कहा जाए कि रेड डाटा बुक इसको दोस्तों कौन जारी करता है? ये IUCN के द्वारा जारी की जाती है। इसको भी आप नोट करके रखें। आइए दोस्तों ऑप्शंस में कुछ नाम दे के रखें, इनमें किसके किसके मुख्यालय हैं आपको बताता हूँ। जिनेवा, जिनेवा में दोस्तों आपको 3 चीज़ें याद रखनी। WTO विश्व व्यापार संगठन, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ILO अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इन तीनों के मुख्यालय कहाँ पर स्थित हैं? तो आप कहेंगे जिनेवा के अंदर स्थित हैं। न्यूयॉर्क UNO इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है। अब दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945। और इसके दोस्तों महानिदेशक कौन है? एंटोनिया गुटारेक्स। इसको भी आपको, इसके महासचिव कौन है? एंटोनिया गुटारेक्स। इसको भी आप नोट कर लें। बेल्जियम में दोस्तों किसका मुख्यालय स्थित है? ब्रुसेल्स बेल्जियम। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय स्थित है और नाटो का मुख्यालय स्थित है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? ये लीजिए, बहुत ही लल्लन टॉप सवाल। ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, महानदी पर स्थित है, मंडावी नदी पर स्थित है या कृष्णा नदी पर स्थित है? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। अलमाटी बांध ये किस नदी पर स्थित है? तो आपको ध्यान में रखना है, ये दोस्तों कृष्णा नदी पर स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। आइए दोस्तों कुछ और चीज़ें आपको बताते हैं। महानदी, इस पर दोस्तों कौन सा बांध स्थित है? हीराकुड बांध। हीराकुड बांध ये दोस्तों किस नदी पर स्थित है? ये महानदी पर स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी, इस पर दोस्तों क्या है? माजुली द्वीप। माजुली द्वीप ये दोस्तों किस नदी पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी को कहाँ पर सांगपो कहा जाता है? तिब्बत में।
ब्रह्मपुत्र नदी को दोस्तों तिब्बत में क्या कहते हैं, सांगपो कहते हैं। इसको आप ध्यान में रखें और ये सवाल बार बार परीक्षा में रिपीट होता है, पता नहीं क्यों, लेकिन इसको आप ध्यान में रखेंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी को कहाँ पर सांगपो कहते हैं, तिब्बत में। और दोस्तों कृष्णा नदी पर कौन सा बांध स्थित है, अलमाटी बांध। अब दोस्तों आप कमेंट करके बताएं कि इडुक्की बांध, इडुक्की बांध ये दोस्तों किस नदी पर स्थित है, इसका जवाब आपको कमेंट में छाप कर बताना है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि यूएस ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। इस सवाल के ऊपर आप स्टार लगाएं, आपकी परीक्षा के लिए रामबाण सवाल है 100% दोस्तों, यहाँ से सवाल आपकी परीक्षा में बनेगा। राफेल नडाल ने जीता, नोवाक जोकोविच ने जीता, रोजर फेडरर ने जीता, कार्लोस अल्कराज ने जीता है। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। यूएस ओपन में पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है, तो आपको ध्यान में रखना है यह दोस्तों जीता गया था कार्लोस अल्कराज के द्वारा। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। भाई बहनों आपको बता दें, एक साल में 4 टेनिस के टूर्नामेंट होते हैं, कौन कौन से, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। इनको ऐसे ही क्रम से आप याद करेंगे। दोस्तों इनके विजेता कौन कौन है मैं आपको नोट करा देता हूं, इनको आप एक जगह पर नोट कर लीजिए सारे के सारे। एक तरफ मैं लिखूंगा दोस्तों स्त्री, एक तरफ पुरुष, इसको आप ध्यान में रखेंगे। दोस्तों अगर आपसे कहा जाए कि अपना ऑस्ट्रेलियन ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन में दोस्तों मेल में किसने जीता, राफेल नडाल ने जीता है, राफेल नडाल ने जीता, इसको आप पूरा लिख लेंगे। और दोस्तों महिला में किसने जीता, एशले बार्टी ने जीता है, एशले बार्टी। ये दोस्तों ऑस्ट्रेलियन ओपन इन दोनों ने जीता है। उसके बाद आता है फ्रेंच ओपन, दोस्तों कौन सा, फ्रेंच ओपन। उसमें भी दोस्तों ये राफेल नडाल ने जीता था, लेकिन महिला में किसने जीता था, ईगा स्विएटेक ने जीता था, ईगा स्विएटेक, इनका ऐसे कुछ करके नाम है, इन्होंने जीता था। अगर दोस्तों आपसे कहा जाए विंबलडन ओपन, इसमें दोस्तों किसने जीता था, तो आप कहेंगे जो मेल में किसने जीता था, नोवाक जोकोविच ने जीता था, नोवाक जोकोविच ने जीता था मेल में। फीमेल में दोस्तों किसने जीता था, रिवाकीना, एलिना रिवाकीना, ये नाम आपको याद रखना है, एलिना रिवाकीना, इन्होंने जीता था किसमें, ये फीमेल में। अगर आपसे कहा जाए यूएस ओपन लास्ट टूर्नामेंट, इसमें दोस्तों मेल में किसने जीता, ये कार्लोस अल्कराज ने जीता, जिसका आंसर है। और महिला में किसने जीता, तो आप कहेंगे ये ईगा स्विएटेक, ईगा स्विएटेक, इन्होंने दोस्तों फीमेल में जीता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने चारों टेनिस टूर्नामेंट के चारों विजेताओं नोट कर लिए होंगे। ये दोस्तों सवाल एक है, लेकिन दोस्तों मैंने आपको यहाँ से 8 सवाल बताए हैं। यूएस ओपन एक बार फिर से इसको रिवाइज कीजिएगा आप। ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता, राफेल नडाल ने जीता, महिला में किसने जीता, एशले बार्टी ने जीता है। उसके बाद होता है फ्रेंच ओपन, उसमें दोस्तों पुरुष में किसने जीता, राफेल नडाल ने जीता, महिला में किसने जीता है, ईगा स्विएटेक ने जीता, जो कि पोलैंड के रहने वाली हैं दोस्तों। उसके बाद फिर होता है विंबलडन ओपन, सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट, इसमें पुरुष में किसने जीता, नोवाक जोकोविच ने जीता है, और महिला में किसने जीता, एलिना रिवाकीना ने जीता है, और ये कजाकिस्तान की रहने वाली हैं दोस्तों। उसके बाद आता है यूएस ओपन, अंतिम टेनिस टूर्नामेंट, इसमें दोस्तों पुरुष में किसने जीता है, कार्लोस अल्कराज ने जीता है, और महिला में किसने जीता है, ईगा स्विएटेक ने जीता है। इसको आप नोट करके रखें दोस्तों। आपको बता दें रोजर फेडरर, इनका संबंध स्विट्जरलैंड से है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि दोस्तों इन्होंने हाल ही में अपने खेल से संन्यास की घोषणा की है, आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि माउंट सिनाबुंग, मेरापी और सुमेरु ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित हैं। ये सवाल अपने आप में एकदम लल्लन टॉप सवाल है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अभी माउंट सुमेरु में अभी हाल ही में बहुत ज़बरदस्त तरीके से दोस्तों तूफान आया था। यहाँ पर दोस्तों बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा था आसपास के लोगों को, इसीलिए दोस्तों चर्चा का विषय है, आपकी परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। माउंट सिनाबुंग, मेरापी और सुमेरु ज्वालामुखी दोस्तों कहाँ पर स्थित हैं, तो इसको आप नोट करके रखें। ये सबके सब इंडोनेशिया में स्थित हैं। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा, इंडोनेशिया आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। इसके ऊपर आप स्टार लगाकर इसको नोट करेंगे। इसमें से दोस्तों माउंट ये सुमेरु है, इसमें दोस्तों अभी हाल ही में विस्फोट हुआ था, इसीलिए ये सवाल आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण बनता है दोस्तों।
इटली में दोस्तों कौन सा स्थित है, जल्दी से कमेंट करके बताएं। इटली में एक बहुत ही फेमस ज्वालामुखी है, जल्दी से दोस्तों कमेंट करके बताएं उस ज्वालामुखी का नाम क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा को लेकर। दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों तक जरूर शेयर कर दें जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हों। यह क्लास आपके भविष्य के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास है, इसको दोस्तों मिस मत कीजिएगा। सारे सवालों को अपनी कॉपी के अंदर नोट करके रखिएगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि एक विधायक एक पेंशन योजना का संबंध किस राज्य से है। ये सवाल मैंने आपको कराया है, लेकिन इसको आप ध्यानपूर्वक रखेंगे। इसका संबंध है दोस्तों पंजाब से। पंजाब में दोस्तों एक विधायक एक पेंशन योजना, इसका शुभारंभ किया गया था, इसको आप नोट करके रखें। आइए दोस्तों कुछ और चीज़ें आपको बताते हैं। अगर आपसे कहा जाए छत्तीसगढ़, यहाँ पर देखिए गुजरात, सीमा दर्शन योजना, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। सीमा दर्शन योजना ये दोस्तों किसका है, तो आप कहेंगे गुजरात। काशी रथ यात्रा, काशी रथ यात्रा ये दोस्तों कहाँ की योजना है, तो आप कहेंगे कर्नाटक। उत्तर प्रदेश मत लगा के आइएगा, आपका सवाल गलत हो जाएगा। एक विधायक एक पेंशन योजना कहाँ की, पंजाब की है। काशी रथ यात्रा कर्नाटक। दोस्तों छत्तीसगढ़ की योजना का नाम बताएं, बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। छत्तीसगढ़ की किसी एक योजना का नाम आपको कमेंट में छाप कर बताना है। दोस्तों जितने सवाल मैं आपको कमेंट करने के लिए कहता हूँ उतने सवाल आपको कमेंट करने हैं, जिससे कि दोस्तों उसका आंसर आपके दिमाग पर छप जाए, आप कभी भूलेंगे नहीं। आइए दोस्तों बढ़ते हैं आज का अगले और अंतिम सवाल की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था। 29 अगस्त 1947 को हुआ था, 13 दिसंबर 1946 को हुआ था, 22 जनवरी 1947 को हुआ था, या 18 जुलाई 1947 को हुआ था। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। यह सवाल भी अपने आप में एकदम लल्लन टॉप सवाल है। दोस्तों प्रारूप समिति, इसका गठन कब हुआ था, तो आपको ध्यान में रखना है 29 अगस्त 1947 को इसका गठन हुआ था। किसका, प्रारूप समिति का। दोस्तों बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। 13 दिसंबर 1946, इसको क्या हुआ था, उद्देश्य प्रस्ताव। अगर आपसे कहा जाए उद्देश्य प्रस्ताव ये कब आया था, 13 दिसंबर 1946 को। लेकिन उद्देश्य प्रस्ताव लागू कब हुआ, इसको स्वीकार कब किया गया था, तो आप ध्यान में रखेंगे 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकार किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव पारित कब किया गया, 13 दिसंबर 1946 को। लेकिन इसको दोस्तों स्वीकार कब किया गया, 22 जनवरी 1947 को। दोस्तों 18 जुलाई 1947 याद कीजिएगा दोस्तों, इसको आया था स्वतंत्रता अधिनियम। स्वतंत्रता अधिनियम ये दोस्तों कब का है, ये दोस्तों आपको नोट करके रखना है। ये दोस्तों 18 जुलाई 1947 का है। इन सारे सवालों को आप नोट करके रखें, कोई सा भी सवाल आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। कैसी लगी दोस्तों आपको आज की क्लास, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको क्लास पसंद आई हो, आपने कुछ नया सीखा हो, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा दें, क्योंकि दोस्तों आने वाली सारी वीडियोज़ के अपडेट आप तक आसानी से पहुँचते रहें। मिलते हैं आने वाली अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अपना सपोर्ट, अपना प्रेम हमारे यूट्यूब चैनल के साथ हमेशा यूं ही बनाकर रखें।